दोस्तों नमस्कार। आखिर ऐसा क्या है कि मोदी जी को जो है अमित शाह, नड्डा जी से अधिक भरोसा ईडी पर हो रहा है। 2024 की नैया जो है वो मोदी जी के बीजेपी के जो महारथी हैं उन लोगों के भरोसे नहीं, ईडी के भरोसे पार करेंगे मोदी जी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बार बार ऐसा लग रहा है कि हर एक मोर्चे पर यह चुनाव जो है, जो 2024 में होने वाला है, उसमें बीजेपी वर्सेज महागठबंधन नहीं, यह ईडी वर्सेज महागठबंधन। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई हैं? अगले 1.5 महीने में फाइनल है, यानी 2024 का जो एक महा इलेक्शन आप उसे कह सकते हैं, लोकसभा का इलेक्शन है। और उसे इस तरीके से लिया जा रहा है कि इलेक्शन के हिसाब किताब से वो जो है मोदी जी के लिए या देश के लिए एक फाइनल है। और इस फाइनल में विपक्ष की घेराबंदी जो है वो इस तरीके से हो रही है, यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उसे विपक्ष के जो महागठबंधन बनाया गया है इसे राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कम हो रही है और कानूनी रूप से जो है अधिक। वैसे तो इन सारी चीज़ों के लिए मुख्य रूप से जो दोषी ठहराया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है और कई सारी चर्चाएं आम लोगों में भी हैं कि भाई ये सब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन यदि इसे दरकिनार कर दिया जाए तो भी विपक्ष का जो ये महागठबंधन बना हुआ है वो बारी बारी कहीं ना कहीं उसका एक एक महत्वपूर्ण विकेट जो है वो गिर रहा है। और वो जो है इस लड़ाई में कहीं न कहीं कमज़ोर होता जा रहा है और इस तरीके से हो रहा है कि शायद जो है भविष्य में वो इस इतना अधिक टूट-फूट करके इतना बिखर जाएगा, या जो कुछ लोग बच रहे हैं, वो जो है पक्ष के साथ यानी सत्ता पक्ष में शामिल हो जाएँगे या उनके साथ ही गठबंधन कर लेंगे। जैसे आप बिहार में पलटू मार को लेकर के देख सकते हैं। और ये सब सिर्फ़ हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल हैं जो लगातार विपक्ष उठा रहा है। और साथ में जो है ये चर्चा अब जो है आम लोगों के बीच में भी होने लगी है कि मोदी जी जो है किसी न किसी तरीके से ईडी और सीबीआई और अन्य एजेंसियों का प्रयोग करते हुए विपक्ष को चुनाव के पहले ही धराशायी कर देंगे। और अगर आप सिर्फ पिछले 10 दिन का ही कामकाज देखें तो उसमें आपको नीतीश कुमार की पलटी, हालांकि इसके लिए 2-3 और भी कारण जो थे, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया भी था कि एक तो जो सीधे तौर पे आरोप जो लग रहे हैं वो यही है कि भाई सत्ता पक्ष ने जो है किसी ना किसी तरीके से उनको, किसी तरीके से क्या, आप उनके जो राइट हैंड थे लल्लन सिंह, उनके एक करीबी थे, उन पर कार्रवाई हुई थी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर के साले के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनके एक एमएलसी के ऊपर कार्रवाई हुई थी और उनके यहाँ से एक लाल डायरी भी मिली थी। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिन पर जो है आपको 22 जून के आसपास से कार्रवाई, यानी 19 जून से ही ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई थी और ये अक्टूबर नवंबर तक जो है चलती है। उसके बाद थोड़ी सी स्थिति जो है डाउन हो जाती है और उसके बाद नीतीश कुमार की भाषा बदल जाती है और जनवरी तक आते-आते ये सारा पलटू मार वाला कार्यक्रम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपको ऑलरेडी विस्तार से बता रखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहरहाल ये तो आरोप जो है विपक्ष के द्वारा यानी महागठबंधन के द्वारा ये आरोप लगाया गया कई लोगों के द्वारा कि सत्ता पक्ष ने जो है किसी तरीके से उन्हें मैनेज कर लिया। हालाँकि आप अगर देखना चाहेंगे तो ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे डिटेल से तो आपको उसमें एक-एक चीज़ें स्टेप वाइज़ समझ में आ जाएँगी। डेट वाइज़ मैंने बता रखा है कि कैसे-कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप शायद बेहतर तरीके से उसे जान पाएँगे कि क्या परिस्थितियाँ रही होंगी और किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज हुई होंगी। हालाँकि ये सब आरोप ही हैं। 2 ऑप्शन इसमें यानी 2 संभावनाएँ इसमें और थी, वो ये था कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार बनी थी, उसमें जो काम हुआ था उसके लिए जो क्रेडिट मिल रहा था वो ज़्यादा जो है वो तेजस्वी को मिल रहा था। नीतीश कुमार को जो है उतना महत्व जो है नहीं मिल रहा था कहीं न कहीं, और ये जनता के बीच में, हालाँकि तेजस्वी यादव जो है खुलकर कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रही हैं, उनके मुख्यमंत्री काल में हो रही हैं। लेकिन जनता के बीच में कहीं न कहीं ये चीज़ उठ रही थी कि भाई अब नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से थे, अब तक तो ये सब कुछ नहीं हुआ है, तेजस्वी आए हैं इस वजह से हो रहा है। तो उसका महत्व जो था वो तेजस्वी को अधिक मिल रहा था और तेजस्वी जो है अधिक लोकप्रिय होते चले जा रहे थे। एक तो ये हो गया। दूसरी एक और संभावना उसमें ये थी, इंडिया अलायंस जो बनाया गया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे आपके नीतीश कुमार। संयोजक भले ही उन्हें ऑफ़िशियली घोषित न किया गया हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सचमुच में उन्होंने ही ये सारी प्रक्रिया को और सबसे मिलना और सबको इकट्ठा लाना और सबको एक स्टेज पर खड़े करना, ये इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने अपनी तरफ से किया था। इसमें माना ये गया कि कहीं न कहीं उनकी ये एक लालसा रही हो या जो उनकी महत्वाकांक्षा रही हो,
वो पीएम पद और संयोजक पद को लेकर के थी, और वो पूर्ण होती हुई नहीं दिखी। इस वजह से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया और ये गठबंधन से अलग होकर के फिर एनडीए के साथ में चले गए हैं, और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये 2-3 संभावनाएं थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो यही थी कि भाई किसी तरीके से उन्हें मैनेज किया गया है। इसमें कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि भाई अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, नड्डा जी हों, इन लोगों से ज़्यादा जो है हमले कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से हो जा रहे हैं महागठबंधन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके ऊपर, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो लगातार टूटते चले जा रहे हैं और उनकी स्थिति लगभग लगभग बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और इलेक्शन आते जाते हमें लग रहा है कि शायद यदि यही स्थिति बनी रही, अभी आज एक खबर आई है यूपी से कि एक और जो है वहाँ किसान, बड़े मशहूर किसान नेता हैं, वो जो है अपना पलड़ा बदल रहे हैं। तो यदि यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो ये महागठबंधन बनाया था जिन आधार पर और जिन वोटों को जोड़कर वो बता रहे थे कि हमारे पास इतना वोट है, 63% है और हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो वो सारी स्थितियाँ अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और इन सभी चीज़ों के केंद्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह जो है ईडी बहुत सक्रिय तरीके से नजर आ रही है। अच्छा, ईडी सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट नहीं कही जा सकती कि ईडी को सक्रिय करने, ईडी को एक्टिव करने के लिए मोदी जी ही जिम्मेदार है और मोदी जी जानबूझ करके ईडी के द्वारा विपक्ष पर कार्रवाई करवा रहे हैं। ये सीधे मोदी जी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन विपक्ष के बहुत सारे लोग इस तरह की आशंकाएं बार बार जाहिर कर रहे हैं। और आतिशी का आपने कल का इंटरव्यू अगर देखा होगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई सारे ऐसे भी आरोप लगाए हैं कि कुछ अधिकारियों को पकड़ करके उनसे जबरदस्ती ये बुलवाया जा रहा था कि भाई सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके खिलाफ, सत्ता पक्ष के नहीं यानी दिल्ली में जो सत्ता में थे, यानी आम आदमी पार्टी के, तो उनके बड़े नेताओं के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए उन्हें दबाव बनाया जा रहा था। और कई बार जो है कई और बीबी को उठा लिया जाएगा, उनको जेल में डाल देंगे और बच्चियां आपकी स्कूल कैसे जाएंगी, कुछ इस तरीके की टिप्पणी की है उन्होंने, जो बहुत ही चिंताजनक है। तो ऐसा हो सकता है, उन्होंने अधिकारियों पर ये आरोप लगाए, तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष के द्वारा प्रायोजित हो या उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं जो है सहयोग किया जा रहा हो कि भाई ये प्रोत्साहित किया जा रहा हो भाई ऐसा काम आप करिए, किसी तरीके से इन्हें तोड़ फोड़ करके इकट्ठा करिए, जैसा आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा था। और इस वजह से जो है अब आम लोगों के बीच में भी इस तरीके की चर्चा जो है आम हो गई है, उठने लगी है कि भाई मोदी जी जो है शायद इन सारी चीज़ों का, एजेंसियों का, कोर्ट कचहरी और अन्य चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आए दिन आप इन सारी चीज़ों पर सवाल जो है सुनते रहेंगे। इसी कड़ी में दूसरा मामला जो है वो आपका झारखंड का है। हेमंत सोरेन को कहा जा रहा है कि उन्हें मैनेज करने की पूरी कोशिश हुई कि किसी तरीके से मामला सेटल हो जाए, वो नेगोशिएशन टेबल पर आ जाए और नेगोशिएशन जो है वो हो जाए, यानी आपस में सहमति जो है वो बन जाए किसी तरीके से, लेकिन वो बन नहीं पाई। तो अब उस स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पीछे के जो कारण बताए गए हैं और जो जिन चीज़ों को आधार बनाया गया उसमें बहुत महत्वपूर्ण है अधिकारियों के बयान। अब आप समय में थोड़ा सा पीछे चले जाइए, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था कि भाई अधिकारियों को पकड़ करके उनसे जो है बयान दिलवाए जा रहे हैं नेताओं के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ, और उस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इतना ही नहीं, आतिशी का मैंने जो आपको बताया, आतिशी ने जो दिल्ली की एक मंत्री हैं उन्होंने भी यही बताया कि भाई जबरदस्ती जो है मार पीट करके, धमकी दे करके जो है उनके नेताओं और उनके बड़े जो सीनियर लीडर हैं उनके खिलाफ जो है गवाही दिलाने की कोशिश हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप जब एक साथ करेंगे तो ये अच्छा, ये आरोप जो है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ईडी पर लग रहे हैं, सीबीआई पर यानी एजेंसियों पर लग रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी और एक चिंताजनक इस समय विषय बना हुआ कि भाई ये सही है कि गलत है। अब वो क्या कह रहे हैं वो लोग, या जो ये आरोप लगे हुए हैं, ये उनका अपना एक है, वो उन्होंने अपने रिसर्च और अपने जो भी उनकी जानकारी हो उस हिसाब से लगाए हैं, उसको हम सही गलत तो नहीं करें, पर यदि ऐसा है तो आप जरा सोचिए कि फिर राजनीति कहाँ जा रही है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आपने क्या, हालांकि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर आपने देखा होगा कि कैमरे में दिख रहा है लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध लग रही हैं, लेकिन उस पर क्या लिखा गया है वो तो पता नहीं है, वो तो साफ दिखने लगे क्या लिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो है ही कि उनकी जो कार्यशैली जो वहाँ लग रही थी वो कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रही थी, वो कैमरे की तरफ जिस तरीके से देखते हैं और जो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, पर उसी आधार पर अगर कोई कहे कि चंडीगढ़ का इलेक्शन कैंसिल कर देंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है संदिग्ध है, लेकिन ऐसा कोई तो है नहीं कि भाई संदिग्ध दिखने से तो नहीं आप कह सकते कि नहीं वो दोषी ही है, तो उस आधार पर वो हम मामला निकल जाएगा। लेकिन
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप सोचिए 2024 के इलेक्शन में क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या होने वाला है और कितनी विकट जो है स्थिति आ जाएगी यदि इस तरीके से इलेक्शन को हाईजैक किया जा रहा है या इस तरीके से विपक्ष को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जो आरोप लगातार लग रहे हैं एजेंसियों के द्वारा। ये सारे जो है सिर्फ आरोप आरोप ही लग रहे हैं, इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते। आप झारखंड से दिल्ली आइए, दिल्ली में जो है अब आपके बड़े बड़े लीडर्स पर और लगातार रेड हो रही है, जो मैंने आपको बताया किसी ने जो आरोप लगाए और जो बयान उन्होंने दिया उन सारे आधार पर आप समझ सकते हैं। इसके साथ में महाराष्ट्र में एनसीपी यानी शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, जिसे तोड़ फोड़ करके इधर उधर कर दिया गया है, उसके बावजूद अभी भी उसमें एक उनके भतीजे हैं रोहित पवार, तो उनसे जांच और पड़ताल पूछताछ और छापे वापे जो है उनसे संबंधित जगहों पर चल रहे हैं। तो अब एक आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं एनसीपी को और तोड़ने की कोशिश हो रही है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन ये जो है आपके रोहित पवार जो है वो शरद पवार के ग्रैंडसन हैं और उनसे लगातार जो है वहाँ पूछताछ हो रही है। यही हाल जो है आपके बिहार में तेजस्वी यादव लालू यादव को लेकर के है और दक्षिण के भी कई सारे लीडर्स हैं। यहाँ तक कि आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो है अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रडार पर हैं। हालांकि इसमें माना यही जा रहा है कि शायद अभिषेक बनर्जी के साथ इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी, या हो सकता है कि इन लोगों को मैनेज करने के बाद जो है वहाँ भी ऐसा कुछ आपको अगले कुछ दिनों में देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि भाई एक साथ सबको तो मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन बारी बारी से जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो संभव है कि उनका नंबर आए। ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये संभावना तो सीधे तौर पर आ जाती है कि भाई ये जानबूझ करके किया जा रहा है, सत्ता के द्वारा जो है कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई इस तरह की कार्रवाई की जाए, ताकि विपक्ष जो है या तो टूट जाए या तो इधर उधर बिखर जाए या फिर हमारे साथ आकर के मिल जाए। अब इसमें जो है मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, ये लोग कहीं ना कहीं अभी जो रेस्ट मोड में लग रहे हैं कि भाई ये जो संभावना है कि भाई ये लोग जो है अभी आराम से रेस्ट में हैं, कोई टेंशन नहीं है, कार्रवाई हो रही है, कानूनी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसके बाद जो ईडी के रडार पर बड़े बड़े लीडर्स जो है वो हैं। अब उन नेताओं के सामने दो रास्ते, एक तो रास्ता ये है कि वो नीतीश कुमार की तरफ पलटी मार करके भाई आ जाएं, गोदी नेता बन जाएं। यदि ये नहीं कर सकते तो फिर हेमंत सोरेन वाला दूसरा रास्ता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं, अब अगर आप नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आ सकते हैं तो भाई आपको फिर कहीं ना कहीं तो सेटल किया जाएगा। तो हो सकता है वो फिर हेमंत सोरेन वाले रास्ते पर जाए। तो अब दो ही रास्ते बचे हुए हैं, या तो लड़ा जाए या तो फिर सरेंडर करके भाई आ जाओ, गोदी नेता बन जाओ। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी जी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उन्हें इतना सब कुछ तामझाम करना पड़ रहा है और ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। देखिए मामला राम मंदिर को लेकर के उठा था, आप जरा सा देखेंगे तो राम मंदिर का मामला जिस तरीके से उठा था, जितना तेजी के साथ वो हल्ला मचा और जो बवंडर मचा था कि भाई एक तूफान सा आएगा और उस तूफान में जो है राम नाम में सारे लोग बह जाएंगे, सारी विपक्षी पार्टियां बह जाएंगी, सारे मुद्दे उड़ जाएंगे, तो ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। और जितना तेजी से ये मामला उभरा था उतना ही तेजी से नीचे जा रहा है। राम नाम का जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, वो माहौल जो है उस तरीके से बन नहीं पाया। और अगले एक डेढ़ महीने के बाद चुनाव है, तब तक शायद ये मामला और ठंडा हो जाएगा। तो जितनी उम्मीद थी कि इस कार्य से यानी राम मंदिर के नाम पर जितना वोट मिलने की उम्मीद थी, हमें लग रहा है कि शायद भाजपा को अब ये डर लग रहा है कि भाई इतना वोट नहीं मिलेगा या वो माहौल बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए पहले से ही अब जो है धुआंधार तैयारियां चलनी शुरू हो गई हैं और एक एक विकेट जो है वो गिराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसके सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। उन्हें किसी भी हाल में अगर चुनाव जीतना है तो विपक्ष को कमजोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जो प्लस पॉइंट थे वो सारे मुद्दे जिन आधार पर ये लड़ते आ रहे हैं वो मुद्दे, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा ही राम मंदिर था। और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं अब जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो अब धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। तो इनके पास भाई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अब इन्हें जो है कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट वाला रास्ता निकालना ही पड़ेगा कि भाई या तो अंदर जाओ या तो हमारे साथ आ जाओ। बहरहाल इसमें बहुत सारी ये सब संभावनाएं ही हैं। जब तक कुछ हो ना पुख्ता तरीके से उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मोदी जी पर आरोप जो है ये हमेशा से लगते आ रहे हैं, कोई आज का नहीं है, लंबे समय से लगता आ रहा है कि भाई वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन
कोर्ट है, कचहरी है और सारी चीज़ें हैं, कहीं भी ये चीज़ें साबित नहीं होती हैं। या अगर यही सही है तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो कोर्ट कचहरी में जाकर उन्हें कचहरी तक घसीट सकते हैं और उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो वो लोग करते नहीं। फिलहाल ये सब सिर्फ संभावनाएं ही हैं, सिर्फ सवाल ही हैं जो लगातार हमारे मन में, आपके मन में, जनता के मन में और बहुत सारे लोगों के मन में आ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे है कि भाई एक तरफा जो है जितने विपक्ष से जुड़े हुए बड़े बड़े लीडर्स हैं उन पर जो है बड़ी तगड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अन्य लोग जो हैं, ऐसा थोड़ी है कि दूसरी पार्टियों में जो है या जो लोग शांत हैं, जो लोग एक तरीके से स्थिर बताए जा रहे हैं भाई ये शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं या लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो जो है भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। उनसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हजारों हजारों करोड़ के नाम आपने अक्सर सुने होंगे, तो कहीं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन लोगों के ऊपर विशेष रूप से हो रही है जो लोग कहीं ना कहीं जो है इस चुनाव में भाजपा को हरा सकते हैं, यानी एनडीए गठबंधन को हरा सकते हैं या उनके सामने जो है सीना चौड़ा करके खड़े हैं कि भाई हम तो टक्कर लेंगे। और उन्हीं लोगों के ऊपर ये विशेष रूप से कार्रवाई हो रही है। इसी वजह से यह एक सवाल उठ जाता है कि भाई ये सब जो है सत्ता के द्वारा कराया जा रहा है। हालांकि इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सारी संभावनाएं हैं, सवाल हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।